प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की क्लासेस चलती हैं। हमारा आज का विषय होगा हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, जो किसी भी प्रकार की परीक्षा होती है उसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न तैयार किए गए हैं आपके लिए। अभी 31 अक्टूबर 2021, 1-2 नवंबर 2021 को HSSC के अंतर्गत परीक्षा होने वाली है। उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं और साथ ही मेरे विद्यार्थियों कक्षा 10 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और यदि आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई विशेष टिप्पणी राय देना चाहें वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मुझे अच्छा लगे। आप प्रश्न पूछेंगे, अपनी राय देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न जो व्याकरण से संबंधित है। 4 विकल्प हैं, विकल्प के साथ प्रश्न दिए गए हैं। इनका हमें सही विकल्प का चयन करना है। आप इन प्रश्नों को अवश्य देखें, वीडियो का अंत तक देखें। हो सकता है यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएं जो अभी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कालवाचक संबंध बोधक बताइए। संबंध बोधक के विषय में बताना है। संबंध बोधक क्या है? अविकारी है। और अविकारी क्या होते हैं? अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, वो होते हैं अविकारी। और संबंध बोधक और जो काल को बताए उसके विषय में हमें यह बताना है। अविकारी तो है लेकिन काल को बता रहा हो और साथ में संबंध बोधक हो, संबंध बोधक अव्यय हो। तो विकल्प है के विषय में, के पार, के बाद, के समेत। किसका ध्यान रखना है हमें? काल का, यानी कि समय का ध्यान रखना है। और समय इनमें कौन से शब्द के जरिए पता चलेगा? के बाद। सही उत्तर क्या होगा? के बाद। ठीक है, ये कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है जो अविकारी है। अविकारी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? देखिए, मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, आप ध्यान से सुन सकते हैं और लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख भी लीजिएगा। अविकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो उन्हीं में से ये कालवाचक संबंध बोधक के विषय में पूछा गया है। अगला है, जिस समास में द्वितीय विभक्ति के चिन्ह को का लोप हो जाता है वह कौन सा समास है? देखिए, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अविभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। अब तत्पुरुष समास में विभक्तियां लगती हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। तो उनमें से कौन से तत्पुरुष समास में को की विभक्ति लगती है, हमें पहले ये देखना है। कौन से में लगती है? कर्ता ने कर्म को, ये जो कारक की विभक्ति होती है ना, वही होती है। कर्ता ने कर्म को, कारण से, संप्रदान के लिए, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु। अपादान क्या होता है? अलग होने के भाव में से होता है। ठीक है, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, अजी, ये सब क्या है? कारक की विभक्ति है। और यही तत्पुरुष समास के जो भेद हैं, कर्ता और संबंध बोधन नहीं होता इसमें। ठीक है, बाकी 6 होते हैं। तो कौन से में को विभक्ति लगती है? कर्म में लगती है। तो यहाँ क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास।
ठीक है। जिस समास में द्वितीय विभक्ति के चिन्ह को का लोप हो जाता है वो होता है कर्म तत्पुरुष। यानी कि विग्रह करते हैं तब तो कर्म लगता है, यानी कि विभक्ति चिन्ह लगता है, को लगता है, और विग्रह समस्त पद बनाते हैं विग्रह का, तब उसमें को का लोप हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको, ग्रामगत, ग्रामगत, ठीक है। ये क्या है? समस्त पद है। क्या है ये? समस्त पद। लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह क्या होगा? विग्रह होता क्या है? समास का समस्त पद का विस्तृत रूप। अब समस्त पद क्या है? ग्रामगत, और इसका विस्तृत रूप क्या होगा? ग्राम को गत, यानी कि को गत। को कौन सी विभक्ति है? कर्म तत्पुरुष की, ठीक है। को विभक्ति लगी जिसको परसर्ग भी कहते हैं, ग्राम को गत, इसका विग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा समास हुआ? कर्म तत्पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। शताब्दी समास में कौन सा समास है? शताब्दी शब्द है, समास बताएं इसमें कौन सा है? शताब्दी बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है। अब देखिए, बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में कोई तीसरा पद प्रधान, यानी कि अन्य पद प्रधान हो, ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा हो, बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान हो, वो था बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद बराबर के होते हैं, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं होता। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेष्य विशेषण का संबंध होता है। जो पहला पद होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है, या फिर उपमेय अथवा उपमान होता है। और द्विगु समास क्या होता है? इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। शताब्दी, क्या है? शतों का समूह, तो क्या हो जाएगा? शताब्दी 100 वर्षों का समूह होता है, 100 सदियों का समूह होता है। तो यहाँ क्या है? 100 क्या है? संख्यावाचक है, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास, ठीक है। कौन सा उत्तर सही होगा इसका? द्विगु समास, गै उत्तर सही होगा उसका। अगला है, गंगा शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से है? मंदाकिनी, देव नदी, भगीरथी, एक विकल्प ये है। दूसरा है मंदाकिनी, काकपाती, सौदामिनी। तीसरा विकल्प है शूरशरी, शूरभी, आवास। चौथा है भागीरथी, विष्णुपदी, काकपति। कौन सा सही होगा देखते हैं। देखिए, इसमें पहला विकल्प सही है, गंगा के पर्यायवाची है मंदाकिनी, देवनदी, भागीरथी। जो दूसरा विकल्प है उसमें काकपाती कोयल का पर्यायवाची है, सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है। शूरश्री गंगा के लिए ठीक है, शूरभी का होता है गाय का होता है, आवास घर होता है। तीसरा जो चौथा पद अंतिम है उसमें काकपाती अलग है, तो कोयल के लिए होता है। विष्णुपदी और भागीरथी ये तो सही है बिल्कुल। तो सारे विकल्पों में तीनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, मंदाकिनी, देवनदी, भागीरथी। मैंने सभी के पर्यायवाची आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं। वह नहीं चलता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? देखिए, वाच्य क्या होता है, मैंने वीडियो के जरिए वाच्य को अच्छे से समझाया हुआ है, आप दे सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट से। वाच्य का अर्थ होता है कहने का विषय क्या है, वाक्य में कहने का विषय क्या है, वही क्या होता है? वाच्य होता है, ठीक है। अर्थात वाक्य में क्रिया के प्रयोग का आधार करता है कर्म अथवा भाव, इस बात का बोध वो क्या होता है? वाच्य होता है। 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यहाँ हमें बताना है कि वह नहीं चलता कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। इसमें कर्तृवाच्य वो होता है जिसमें क्रिया के जो क्रिया का आधार है वो कर्ता हो, यानी कार्य को करने वाला कर्ता हो। तो यहाँ वह नहीं चलता। अब आप कहोगे कि जो असमर्थता का भाव होता है उसमें भाववाच्य होता है, यह असमर्थता तो है लेकिन यह भाव नहीं है। उससे चला नहीं जाता, अगर ये ऐसे होता तब क्या होता? भाववाच्य। वह नहीं चलता, कौन नहीं चलता? वह नहीं चलता है, ठीक है। कर्ता वह है, तो यहाँ कर्तृवाच्य भाववाच्य नहीं। अगर ये वाक्य ऐसे होता, उससे चला नहीं जाता, तब क्या होता? भाववाच्य होता। और अब क्या है? ये कर्तृवाच्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। मुझसे ये काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? मुझसे ये काम नहीं किया जाता। भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। मुझसे ये काम नहीं किया जाता,
या मेरे द्वारा ये काम नहीं होता। अब देखिए इसमें क्या कर्म है। कर्मवाच्य वो होता है जहाँ जिसमें सकर्मक क्रिया हो, हमेशा सकर्मक क्रिया रहती हो और काम किया जाए। अब क्या नहीं किया जाता, ये काम नहीं किया जाता, इसमें कर्म है। भाववाच्य हो नहीं सकता ये, क्यों? अगर ये देखो भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है, हमेशा अकर्मक होती है, लेकिन यह क्रिया कैसी है, सकर्मक है। मुझसे ये काम नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? किया जाना क्या है? क्रिया है। क्या नहीं किया जाता? ये काम नहीं किया जाता, तो यह कर्म है। कर्म है तो क्या होगी? कर्मवाच्य। अगर मेरे से ये नहीं किया जाता तब क्या होता? भाववाच्य होता। ठीक है। और मुझसे ये काम नहीं किया जाता तब क्या होगा? कर्मवाच्य। इस वाक्य में जो विकल्प सही है वो क्या है? कर्मवाच्य। दादाजी बाजार से आकर सो गए, इनमें से कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए सकर्मक क्रिया के विषय मैंने बताया कि जिस क्रिया में कर्म हो वो क्या होती है? सकर्मक। यानी क्रिया के व्यापार का आधार क्या हो? कर्म हो, सकर्मक होती है। और कर्ता पर उस क्रिया के व्यापार का फल पड़ता हो वो क्या होती है? अकर्मक होती है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं समाचार पत्र पढ़ रही हूँ। मैं अगर हम क्रिया के सामने प्रश्न लगाते हैं कि क्या पढ़ रही हूँ, पढ़ना क्या है? इस वाक्य में समाचार पत्र पढ़ रही हूँ, इस वाक्य में क्रिया क्या है? पढ़ना। क्या पढ़ रही हूँ? समाचार पत्र। हमें उत्तर मिल रहा है, तो कौन सी क्रिया? सकर्मक। और मैं पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ? कुछ उत्तर नहीं मिला, तो ये क्या है? अकर्मक है। ठीक है, सकर्मक के बारे में पता चल गया। फिर एक कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया वो होती है जिनमें प्रत्यय लगा के बनाई जाती हैं। जो प्रत्यय लगा के क्रियाएं बनती हैं वो क्या होती है? कृदंत क्रिया। जैसे ऊंचा से ऊंचाई। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जो एक क्रिया के बाद पहली क्रिया खत्म हो जाए उसके बाद तुरंत दूसरी क्रिया हो, वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि एक क्रिया से पहले और दूसरी क्रिया उसके तुरंत बाद हो, वो क्या होती है? पूर्वकालिक। और प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो किसी दूसरे से करता, जिसमें स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाता हो, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। तो दादाजी बाजार से आकर सो गए। पहले बाजार से आए और फिर सो गए, तो कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। एक के बाद दूसरी क्रिया तुरंत हो रही है, ये क्या है? पूर्वकालिक। बाजार से आकर, पहले बाजार से आए और उसके बाद क्या हो गए? तुरंत बाद सो गए, तो पूर्वकालिक क्रिया हुई। अगला है प्रहलाद का शुद्ध रूप क्या है? कैसे लिखते हैं प्रहलाद को? चारों विकल्प में से जो ख विकल्प वो बिल्कुल सही है। है के नीचे ल है, प्रहलाद, यानी कि है हलंत के साथ है, स्वर रहित है, प्रहलाद आएगा। ठीक है। अगला है क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में कर्ण, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता, उसे क्या कहते हैं? पहले बता चुके हम इसको क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्या कहेंगे? वाच्य। यानी कि हमें ये पता चले कि वाक्य में प्रधानता कर्ता की है, कर्म की अथवा भाव की। यहाँ कर्ण नहीं होगा, ये कर्ता होगा। क्या होगा? कर्ता। ठीक है। आगे देखते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान शब्द किसके पर्यायवाची है? दंभ, दर्प, अभिमान अहंकार के हैं, मुद्रा के हैं, अपमान के हैं, या फिर मापक के हैं? अहंकार को दम भी कहते हैं, दर्प भी कहते हैं, अभिमान भी कहते हैं। सब किसके पर्यायवाची हैं? अहंकार के। अगला है भाषा को पढ़ते समय यथासमय रुकने का चिन्ह क्या कहलाता है? भाषा को पढ़ते समय यथासमय रुकने का चिन्ह विराम चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का विराम का अर्थ होता है ठहराव। कुछ समय के लिए हम ठहरते हैं तो क्या होता है? विराम। और जो चिन्ह लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। आगे देखते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को तोड़कर उनसे एक सरल, मिश्रित अथवा संयुक्त वाक्य बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना, या इनमें से कोई नहीं। दो या दो से अधिक वाक्यों को तोड़कर उनसे एक सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य बनाने की क्रिया को वाक्य संश्लेषण कहते हैं। अगला है जो दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों
वाक्य या उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्दों को जोड़े, तो वाक्यों को जोड़े या फिर उपवाक्यों को जोड़े, उसको क्या कहते हैं? विभाजक कहते हैं, या संयोजक, या प्रश्नवाचक, या फिर विभक्ति चिन्ह। देखिए विभाजक तो क्या होता है? अलगाव करने वाला होता है। प्रश्नवाचक प्रश्न की दृष्टि से देखा जाता है। विभक्ति चिन्ह जो कारक की विभक्ति चिन्ह होती हैं। फिर बच गया क्या? संयोजक। इसका सही उत्तर क्या होगा? संयोजक। ठीक है, जो शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को जोड़े वो क्या कहलाता है? संयोजक। अगला है युवक शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? युवा, युवक, यौवन, इनमें से कोई नहीं। युवक शब्द की भाववाचक संज्ञा सही विकल्प है ग, यौवन। ठीक है। अगला है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ या सार्थक। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मार्च, मई, अक्टूबर, अगस्त। कौन सा स्त्रीलिंग है? मई। ठीक है, जो मई है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता, दात्री, दात्री, इनमें से कोई नहीं। दाती। क्या होगा? दात्री। दात्री दाता का स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखते हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 1, 2, 3, 4। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। मूलावस्था, मूल रूप में, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, कितनी हो गई? 3 हो गई। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। आगे है विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ये परीक्षा में आया हुआ है और लगभग सभी विद्यार्थियों का गलत हो गया था। सभी ने विश्व प्लस में अमित्र किया था और आंसर की में भी विश्व प्लस में अमित्र आया था, जो कि गलत है। देखिए, विश्वामित्र का अर्थ होता है विश्व का मित्र। यदि हम विश्व प्लस में अमित्र करते हैं, यानी कि स्वर संधि से जो भेद दीर्घ संधि वो करते हैं, उस नियम के हिसाब से तो विश्व प्लस में अमित्र आएगा विश्वामित्र, यानी कि ए और ए मिलके क्या बन गए? आ मिल गए। लेकिन ये गलत है। अब जब हम इसका अर्थ करते हैं विश्व प्लस अमित्र, विश्व, संसार, अमित्र, जो मित्र ना हो, दोस्त ना हो, तो इसका क्या शब्द बनेगा? विश्वामित्र का अर्थ का, विश्वामित्र शब्द का अर्थ क्या होता है? कि विश्व का मित्र। फिर तो ये तो अगर हमें यही करते हैं विश्व प्लस में अमित्र, तो विश्व का अमित्र हो जाएगा, जो कि गलत होगा। इसका सही है विश्व प्लस में मित्र, विश्वामित्र। और ये क्या है? वर्ण आगम संधि। कौन सी है? हिंदी की संधि है वर्ण आगम संधि है। ठीक है, वर्ण आगम संधि। कभी कभी वर्णों का आगम स्वतः हो जाता है, एक संधि का ये अपवाद है विश्व प्लस में मित्र। इसी तरह के अपवाद मैं आपको और देती हूँ, जैसे मूसलाधार। मूसलाधार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मूसल प्लस में धार, फिर क्या हो जाएगा? मूसलाधार। ये ल था लेकिन ला बन गया। संधि विच्छेद क्या होगा? मूसल प्लस में धार, मूसलाधार। एक ऐसा एग्जाम्पल हो रहा फटाफट। फटाफट, ये क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? फट प्लस में फट, फटाफट। तो ये जो संधि बताई है मैं, ये वर्ण आगम संधि है। इनमें वर्ण का आगम हो जाता है, वर्ण इसमें स्वतः आ जाता है। तो विश्वामित्र का विश्व प्लस में मित्र विकल्प सही होगा। क्या विकल्प बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहला विकल्प सही है, वर्ण आगम संधि है ये। ठीक है, आगे है निम्न में से अग्र स्वर है। कौन सा स्वर अग्र है? देखिए, आपको पता है कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं।
उनमें से हमें बताना कि अग्रस्वर कौन सा है। एक होता है अग्रस्वर, ठीक है, एक बार फिर से लिख देती हूँ, अग्र। दूसरा होता है मध्य, और तीसरा होता है पश्च स्वर, ठीक है, पश्च स्वर यानी कि पीछे का स्वर। अब अग्र आगे का, जिह्वा जब हम बोलते हैं तो जिह्वा का आगे का भाग ऊपर उठता है, वो होते अग्र स्वर। जैसे देखिए आप मेरे साथ बोलिए, ए आ ई। यहाँ का क्या हो रहा है कि जिह्वा का आगे का भाग ऊपर उठ रहा है, ए आ ई, ठीक है। तो ये क्या है, अग्र स्वर। जो पहला विकल्प बिल्कुल सही है, ए आ ई। ये क्या है, देखिए थोड़ा सा इसमें रुकावट है, खेद है। ए बोलते हैं तो थोड़ा क्या होता है, बीच में जाती है जीवा, क्या होती है, ए। फिर से बोल रहे हैं हम, ए जीवा है जो बीच की तरफ जा रही है, मध्य की तरफ जा रही है, आ ई, ठीक है। ई ए ऐ, ये सही है। इसका जो ख विकल्प है ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, अग्रस्वर। जो अ होता है वो क्या होता है, मध्यस्वर होता है। क्या हो गया, मध्यस्वर। और जो बाकी बच गए वो क्या होंगे, पश्च स्वर यानी कि पीछे, जिनको बोलेंगे तो जीवा पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। यदि फिर से सुनिए कि ई ऐ ये क्या है, अग्रस्वर है, ए मध्यस्वर है। बाकी जो बच गए हमारे क्या है, कौन कौन से बच गए, आ बच गया, आ उ ओ औ और री, ये क्या है, पश्च स्वर यानी कि इनको बोलते हैं तो जिह्वा हमारी पीछे की तरफ जाती है। ए को बोलते हैं मध्य में आती है, और ई ऐ ये आगे का भाग होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा, ये र ल व। पार्श्विक यानी कि बगल का, जिसको हम बोलते हैं, जिसका उच्चारण करते हैं तो जो प्राण वायु बगल से निकल जाती है, ऐसा कौन सा व्यंजन है, और वो व्यंजन है ल। कौन सा है, ल। एक होता है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित क्या होता है, जब बोलते हैं उसका उच्चारण करते हैं तो जीवा क्या थरथराती है, उसमें कंपन पैदा होता है। तो ऐसा कौन सा वर्ण है, वो कौन सा व्यंजन है, वो है र। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, र। विसर्ग किस ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, घोष अघोष या दोनों, इनमें से कोई विसर्ग। विसर्ग का सिंबल पता है ना, चिन्ह, ये दो बिंदु क्या होते हैं, विसर्ग। इनका उच्चारण कहाँ से होता है, ये जो कंठ ध्वनियाँ, इसका उच्चारण कंठ से होता है की तरह होता है, और ये घोष ध्वनियों में आते हैं। कौन सी ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, घोष ध्वनि में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी कि जिनको बोलते हैं तो जिनमें नाद गूंज उत्पन्न हुए होते हैं, घोष यानी कि सघोष। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, होठ व दांत आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हल्का सा स्पर्श होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या ऊष्म या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी इन सभी के बारे में। स्पर्श व्यंजन जिनको हम बोलते हैं, जिनका उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय प्राण वायु हमारे मुख के किसी न किसी भाग को छूते हुए बाहर निकलती है, वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। और इन स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, जो कै से मैं तक होते हैं, कै से मैं तक होते हैं, ठीक है। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 है। ये हैं ये, र, ल, व, ठीक है। ये हंत लगा है यानी कि व्यंजन स्वर रहित है। ये ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, श, श, श और है, ये ऊष्म व्यंजन 4। इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है, और ये भी कितने हैं, 4 हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ये कौन से हैं, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। जब जिनका उच्चारण करते हैं तो जीवा एक झटके से उनको फेंकती है, और ये है ड और ये ढ, ठीक है। इनके नीचे बिंदी लगी हुई है, इनको इस बिंदी को बोलते हैं नुक्ता। ये उत्क्षिप्त व्यंजन बोल लो, इनको द्विगुण व्यंजन बोल लो। द्विगुण नाम भी है इनका, उत्क्षिप्त व्यंजन भी नाम इनकी ये है 2। अब हमारी बात है, इन व्यंजन के बारे में मैंने बताया है, व्यंजन के बारे में कि कौन कौन से क्या क्या है।
कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालु होठ दांत आपस में हल्का स्पर्श करते वो क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और ये कौन कौन से हैं? ये र ल व, ये 4 हैं। ठीक है। अगला है निम्न में से अशुद्ध बताइए कि कौन सा वर्ण किसके मेल से बना था। संयुक्त व्यंजन की बात है। कौन से संयुक्त व्यंजन कौन कौन से वर्ण से बने हुए हैं? क और मूर्धन्य से, ये बिल्कुल ठीक है। इनसे क्या बनेगा? अक्षय। त और र से क्या बनेगा? त्र। और इसमें एक मिनट, क और स से क्या बनेगा? अक्षय। त और र से त्र। श और र से क्या बनेगा? श्र। और अब क्या बच गया हमारा? ये ज्ञानी बच गया। ज्ञानी बच गया, वो क्या किससे बनता है? ज और ये से, ज प्लस में ये, इससे क्या बनता है? ज्ञानी, ज्ञ बनता है। तुम्हारा कौन सा गलत हुआ? ये चौथा विकल्प गलत हुआ। ग नहीं आएगा, ज आएगा। ठीक है। क्या होगा इसमें? ग नहीं होगा, ज होगा। अगला है किस शब्द के उच्चारण में जो किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं, बाल घात कहते हैं, या बलाघात कहते हैं, या संगम कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से देखिए, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहेंगे? विराम चिन्ह? नहीं, ये गलत होगा। विराम चिन्ह नहीं होगा, वो होगा संगम। क्या होगा? संगम। कैसे? जैसे मैंने एक शब्द लिखा मन का। ठीक है। क्या लिखा? मन का, यानी कि मोती। इस मन का अर्थ क्या हुआ? मोती, मनिया। और मैंने थोड़ा सा विराम दिया, मन का। इसका क्या अर्थ हुआ? थोड़ा सा विराम हो गया, थोड़ा सा रुकाव हो गया। मन का, इसका अर्थ हुआ मन से संबंधित। ठीक है। एक दूसरा देखिए, सिरका, ये एक पदार्थ है और मैंने थोड़ा सा रुकाव देके लिखा सिर का। इसका क्या अर्थ हुआ? सिर से संबंधित। तो यही क्या है? संगम है। क्या है ये? संगम। ठीक है। आगे देखते हैं। वर्षा प्लस में ऋतु संधि क्या होगी? कौन सी होगी? कौन सा विकल्प सही होगा? इसका विकल्प ग सही है, बिल्कुल। ठीक है। कौन सा सही है? ग विकल्प सही है। और ये किस संधि का नियम है? कौन सी संधि का नियम है? गुण संधि का नियम है। यदि ए या आ के बाद यदि री आ जाता है तो ए किस में बदल जाते हैं? दोनों मिला के क्या बन जाते हैं? अर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अर बन जाते हैं। इसको थोड़ा खोल के समझाती हूँ मैं। ठीक है। कैसे होगा? जैसे वर्षा प्लस में ऋतु, यहाँ क्या है? वर्षा में क्या है? आ है। आगे क्या आया? री आया। दोनों को मिला के क्या बनेगा? अर बनेगा। ठीक है। अब देखो, ये हमारा क्या है? वह है। और ये रह तो इसके ऊपर लगा हुआ, स कैसा है? आद। फिर से लिखते हैं, देखिए, वह है और रह हमारा हलंत के साथ था, प्लस में वह तो पूरा है, रह हलंत के साथ है क्योंकि ऊपर लगा हुआ स के। स भी इसमें से आ निकाल दे, ये भी हलंत के साथ है। और आगे क्या है? ऋतु है, तो उनका हमारा अर बन चुका था, ये अर लगा दिया। और प्लस में क्या बचा था? तू। तू किसका? ऋतु का तू, क्योंकि ऋतु आगे आ चुका है ना। अब यहाँ क्या है? ये वह है। और स में क्या मिल गया? ए मिल गया, पूरा बन गया। ये रह स के ऊपर लग गया। अब क्या बचा? ये हमारा तू है, तू से पहले रह है, तो रह को कहाँ लगाएंगे? ऊपर लगाएंगे, वर्षर तू। ठीक है। क्या बन गया? वर्षर तू। तो कौन सा विकल्प सही हुआ इसका? ग विकल्प सही हुआ, वर्षर तू। वर्षा प्लस में ऋतु, गुण संधि। यदि ए या आ के बाद या ए या आ से परे री आ जाता है तो दोनों को मिला के क्या बन जाता है? अर बन जाता है। ये गुण संधि का नियम है। अगला है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 1, 2। व्युत्पत्ति, जिसको हम रचना भी कहते हैं, रचना या बनावट या व्युत्पत्ति, इसके आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 हैं? एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द,
और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये व्युत्पत्ति कह लो, रचना कह लो या बनावट कह लो, इसके आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कितने हैं? 3 भेद हैं। आगे है हिंदी के ऐ ओ वर्ण हमेशा कैसे रहते हैं? एक वचन, बहुवचन, कारक, इनमें से कोई नहीं। ऐ ओ हमेशा क्या रहते हैं? बहुवचन रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुवचन। अगला, अनुनासिक व्यंजन कौन से? वर्ण के पंचमाक्षर, वर्ण के तृतीयाक्षर, वर्ण के प्रथमाक्षर, वर्ण के चतुर्थाक्षर। किसी भी वर्ग के कौन से वर्ण अनुनासिक होते हैं? पंचम वर्ण यानी कि पंचमाक्षर क्या होते हैं? अनुनासिक। अगला, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 1, 2, 4, 5। 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी, ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्नों को आपने ध्यान से सुना, देखा, पढ़ा होगा, अच्छे लगे होंगे। कैसे प्रश्न लगे, वीडियो कैसी लगी, अब बताइएगा अवश्य। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको अगली क्लास के लिए नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।